इफ द क्रेडिटर प्रिवेंट्स द श्योरिटी फ्रॉम टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पूछा गया है कि अगर मतलब यहाँ ये बोला कि क्रेडिटर अगर कोई ऐसा काम करे जिससे क्या हो कि श्योरिटी है जो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, मतलब वो उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता, मतलब क्रेडिटर के ऐसे एक्ट की वजह से वो जो राइट जो श्योरिटी के पास था वो खत्म हो जाता है। तो क्या होगा, तो ऐसे में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है ना वो डिस्चार्ज हो जाएगी, उस मतलब वो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो सेक्शन 139 बोलता है इफ द क्रेडिटर्स एक्ट, क्रेडिटर का एक्ट ऐसा है कि प्रिवेंट द श्योरिटी फ्रॉम टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल, कि वो श्योरिटी को प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में एक्शन लेने से रोकता है, तो फिर श्योरिटी की जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इफ जैसे इफ द क्रेडिटर इंटर्स इनटू एग्रीमेंट विथ अ थर्ड पार्टी that prevents the surety from recovering from the principal debtor, the surety is discharged। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द क्रेडिटर prepays the principal debtor before the agreed contract terms, what will happen to the surety। मतलब क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को अनुबंध की शर्तों के अनुसार भुगतान से पहले ही भुगतान कर देता है, तो जब श्योरिटी की क्या स्थिति होगी तो वो फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे भी वो डिस्चार्ज होगा, तो श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज्ड। मतलब जो टाइम पेमेंट करने का जो टाइम था, जो एग्रीड टाइम था, उससे पहले ही उन्होंने अगर पे कर दिया है तो फिर क्या होगा, तो वो लाइबिलिटी से पे कर दिया तो लाइबिलिटी खत्म हो गई। सेक्शन 139 में ये है कि यदि मतलब इफ सी वॉज सपोज टू पे बी इन इंस्टॉलमेंट्स फॉर बिल्डिंग अ शिप बट प्रीपेड द लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट, वो मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहा था लेकिन उसने क्या कर दिया कि 2 इंस्टॉलमेंट पहले ही पे कर दिया, तो जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। When does a surety acquires the creditor's right against the principal debtor? तो जो श्योरिटी मतलब क्रेडिटर्स का राइट कब ले लेता है प्रिंसिपल डेटर, तो जब क्या होता है कि श्योरिटी पेमेंट करता है, मतलब प्रिंसिपल डेटर ने अपना पेमेंट नहीं किया और वहाँ श्योरिटी को पेमेंट करना पड़ता है, तो फिर यहाँ पर क्रेडिटर की तो यहाँ लाइबिलिटी खत्म हो गई है, तो यहाँ पे अब जो क्रेडिटर के पास जो राइट था मतलब अब वो वसूल कर सकता है, मतलब यहाँ पे फिर श्योरिटी के पास राइट आ जाता है कि वो प्रिंसिपल डेटर से उसने जो पेमेंट किया उसका पेमेंट ले। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन द गारंटीड डेप्थ बिकम्स ड्यू एंड द श्योरिटी पेज और परफॉर्म, तो यहाँ पे क्या अमाउंट तो ड्यू हो गई थी, जो मतलब उसने प्रिंसिपल डेटर ने पेमेंट नहीं किया तो ड्यू हुआ, तो यहाँ पे श्योरिटी को पे करना पड़ा, अब श्योरिटी क्रेडिटर की पोजीशन पे आ जाएगा। तो सेक्शन 140 बोलता है कि व्हेन अ श्योरिटी पेज द गारंटेड डेप्थ और परफॉर्म द गारंटेड ड्यूटी, ही इज इन्वेस्टेड विथ ऑल द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, तो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट उसको सारे राइट्स मिल जाएंगे यहाँ। नेक्स्ट है under which section is a surety entitled to the benefit of securities held by the creditor against the principal debtor। मतलब किस सेक्शन में बोला गया है कि श्योरिटी के पास मतलब जो क्रेडिटर के पास जो सिक्योरिटी रखी है, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में, तो श्योरिटी को उस चीज के लिए इंटाइटल कौन से सेक्शन में हो जाएगा, मतलब अब क्योंकि वो श्योरिटी पेमेंट कर रहा है तो जो क्रेडिटर के पास जो सिक्योरिटी के तौर पे था वो श्योरिटी को मिल जाएगा, तो ये सेक्शन 141 में दिया गया है कि जो श्योरिटी के पेमेंट करने पे जो सिक्योरिटी के तौर पर क्रेडिटर के पास रखा गया था वो श्योरिटी को मिल जाएगा। सेक्शन 141 अ श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू एवरी सिक्योरिटी held by the creditors against the principal debtor at the time entering into a contract of the suretyship if the creditor parts विथ और लॉस सच सिक्योरिटी। अब अगर हाँ इसमें ये भी है कि क्रेडिटर अगर कोई लॉस कर देता है सिक्योरिटी का या उसका कोई आधा कुछ जो भी है, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, तो जितने की सिक्योरिटी उसने जो सिक्योरिटी के तौर पर उसके पास रखी थी उससे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब एंटाइटल तो पूरा जो सिक्योरिटी है पूरा श्योरिटी हो जाता है, लेकिन अगर क्रेडिटर उसका क्या करता है लॉस कर देता है या कुछ उसकी वजह से कम हो जाता है वो सिक्योरिटी, तो वहां पे जितना वो लॉस हुआ है उतने तक वो श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। ये सेक्शन 141 में मेंशन है। नेक्स्ट है इफ अ क्रेडिटर कैंसल्स अ मॉर्गेज हेल्ड अ सिक्योरिटी
अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट व्हाट हैपन। अब यहाँ पे कि जो उसको मॉर्गेज पे रखी थी प्रॉपर्टी क्रेडिटर है वो कैंसिल कर देता क्रेडिटर। तो यहाँ और प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट जो उसने सिक्योरिटी पे रखा था लेकिन श्योरिटी से कंसेंट भी नहीं लिया है, तो क्या होगा, तो श्योरिटी ना वो डिस्चार्ज हो जाएगा टू द एक्सटेंड ऑफ सिक्योरिटीज वैल्यू। तो जो सिक्योरिटी वैल्यू है ना वहां तक वो डिस्चार्ज हो जाएगा उसका। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 इफ अ क्रेडिटर लॉसेस और पार्ट विद अ सिक्योरिटी, ठीक है, यदि कोई उसकी सहमति के ना प्रतिभूति को छोड़ देता है, दे देता है वापस, या है ना, या उसको लॉस कर देता है, तो यहाँ पे और श्योरिटी कंसेंट भी नहीं लिए तो फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगा माता। नेक्स्ट है व्हेन इज अ गारंटी कंसिडर इनवैलिड अंडर सेक्शन 142। जो गारंटी दी गई है वो सॉरी जो गारंटी दी गई है वो इनवैलिड सेक्शन 142 में कब इनवैलिड मानी जाएगी, तो ये जब इफ द क्रेडिटर मिस रिप्रेजेंट एनी मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, तब वो इनवैलिड मान ली जाएगी। As per section 142 if a guarantee is obtained by the misrepresentation, जो गारंटी लिए ना वो गलत मतलब झूठा वो बता कर लिया गया रिगार्डिंग अ मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन बाय द क्रेडिटर्स, तो इट इज इनवैलिड। तो यहाँ पर क्रेडिटर ने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है तो यहाँ पे जो है वो और गारंटी ले ली है, तो यहाँ पर ये इनवैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ को सिक्योरिटीज आर बाउंड फॉर डिफरेंट अमाउंट्स, मतलब जो को सिक्योरिटीज मतलब कि जो श्योरिटीज को श्योरिटीज ये होगा कि एक से ज़्यादा लोगों ने गारंटी दी है, तो को श्योरिटीज है वो डिफरेंट अमाउंट के लिए बाउंड है, तो हाउ विल देयर लाइबिलिटी बी डिटरमाइन, तो उनकी लाइबिलिटी कैसे डिटरमाइन की जाएगी, तो उनकी जो लाइबिलिटी डिटरमाइन की जाएगी वो मतलब ईच को श्योरिटी विल ओनली पे अप टू द लिमिट ऑफ देयर ऑब्लिगेशन, उनकी जो ऑब्लिगेशन है वो वहीं तक पे करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 147 बोलता है कि अगर सह प्रतिभूतियां अलग अलग सीमा तक बंधी है तो प्रत्येक अपनी अधिकतम देयता तक, मतलब जो मैक्सिमम उनकी लिमिट है उतना वो देंगे। जैसे एग्जांपल अगर 3 को श्योरिटीज है 10,000, 20,000, 40,000 के लिए उन्होंने श्योरिटी दी है कि अगर वो नहीं पे करेगा तो मैं 10,000 दूंगा, दूसरे ने बोला मैं 20 और तीसरे ने बोला 40,000 और 30,000 की चूक होती है, तो प्रत्येक अपने अधिकतम सीमा तक योगदान देगा, यानी सभी 10,000 का भुगतान 10,000 का भुगतान करेंगे, क्योंकि 30,000 है, तीनों को मैक्सिमम देना है तो 10,000 तक का यहाँ पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलमेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये सेक्शन 148 में डिफाइन किया गया है बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है कि कोई डिलीवरी अब कोई पर्सन अपना गुड्स डिलीवर करता है किसी और को, मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए सर्टेन टाइम के लिए अंडर कंडीशन होता है, और फिर जब वो पर्पस खत्म हो जाता है तो वो वापस जिसकी है उसको वापस दे दिया जाता है, या जिसको भी उसने डायरेक्ट किया उसको दे दिया जाता है, तो थोड़े समय के लिए दी गई जो प्रॉपर्टी वो बेलमेंट होगा। तो सेक्शन 148 डिफाइंस बेलमेंट एज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन, मतलब जिसको बेलर बोलते हैं, टू अनदर मतलब जो बेली है जिसको दिया गया फॉर स्पेसिफिक पर्पस अंडर द कंडीशन दैट दे विल बी रिटर्न, इस कंडीशन के साथ कि वो वापस कर देगा या डिस्पोज ऑफ एज पर द बेलर्स इंस्ट्रक्शन, या जैसा भी बेलर ने बोला है उसके अनुसार वो डिस्पोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो गुड्स दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, बेलर बोलेंगे, और जो गुड्स जिसको दिया जा रहा है उसको बेली बोलेंगे, सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है व्हाट इज नेसेसरी फॉर वैलिड बेलमेंट अंडर सेक्शन 149, तो क्या जरूरी है कि ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स का पोजेशन देना जरूरी है, तो बेल क्योंकि यहाँ पे टेम्परेरी कोई स्वामित्व का हस्तांतरण मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, यहाँ से पोजेशन दिया जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पर सेक्शन 149 में बोला है बेलमेंट रिक्वायर्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बेली मीनिंग द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नॉट ऑनरशिप, डिलीवरी कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। अंडर सेक्शन 150 व्हेन इज द बेलर लाइबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन द गुड्स, तो बेलर कब लाइबल होगा, डैमेज के लिए जो गुड्स में अगर डिफेक्ट है, ठीक है। तो इफ द बेलर इज अवेयर ऑफ द डिफेक्ट बट डज नॉट डिस्क्लोज इट, अगर उसने गुड्स देते वक्त उसको पता है कि इसमें कुछ डैमेज है और उसने दिया है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, जो बेलर है वो अवेयर है इस चीज़ से,
डिफेक्ट के बारे में, लेकिन उसने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो यहाँ पे जो भी डैमेजेस होंगे वो खुद ही उसके लिए लाइबल माना जाएगा। सेक्शन 150 के तहत ये बताया गया है। नेक्स्ट है, इफ अ बेलर lends a defective carriage to a belly without knowing about its defect, is the beller still liable? तो यहाँ पे ये बोला है कि हाँ, तो भी वो मतलब लाइबल होगा। यहाँ पे ये बोला है कि बेलर अगर कोई डिफेक्टिव गाड़ी जो है वो दे देता है बेली को और उसको पता नहीं है उस बारे में, खुद बेलर को भी नहीं पता है, तो क्या वो लाइबल होगा? तो यस, राइट ऑप्शन होगा यहाँ की यस इफ द बेलमेंट वॉज फॉर हायर, मतलब जो धारणाधिकार होता है, किराए पे दिया होता है, अगर उसके लिए दिया गया है तो फिर वो लाइबल माना जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन कैन द बेलमेंट बी टर्मिनेटेड इफ द बेली डज एन एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन? अगर बेली ने क्या किया है कि जो कंडीशन दी उसके अपोजिट जाके काम किया, वो कंडीशन का वायलेशन किया है, तो फिर क्या किया जाएगा, मतलब वो जब खत्म किया जा सकता है बेलमेंट, तो ये किस सेक्शन में? ये सेक्शन 153 में मेंशन किया है कि अगर कंडीशन के विपरीत काम किया है तो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 154 व्हाट हैपेंस इफ द बेली मेक्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स? अगर वो गुड्स का अनऑथराइज्ड यूज करता है तो यहाँ पे क्या होगा कि बेली मस्ट कंपनसेट द बेलर फॉर एनी डैमेज कॉज, जो भी अगर डैमेजेस होता है उसको उसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 154 में मेंशन किया है। और इफ ए लेंड्स अ हॉर्स टू बी फॉर पर्सनल यूज, उसने सिर्फ पर्सनल यूज के लिए बी को दिया और बी क्या करता है, सी को राइड करने के लिए दे देता है, और क्या होता है कि जो हॉर्स है वो इंजर्ड हो जाता है, तो यहाँ पे बी लाइबल होगा क्योंकि उसने उसके पर्सनल यूज के लिए दिया था, उसने अनऑथोराइज मैनर में उसका यूज किया है, किसी थर्ड पर्सन को यूज करने दिया है, तो यहाँ पर फिर वो लाइबल हो जाएगा। Next question, according to section 159, when can the lender of gratuitous loan demand the return of the goods? gratuitous loan मतलब जहाँ पर है ना कुछ अगेंस्ट, मतलब कोई अगर अपनी प्रॉपर्टी दी लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ लिया नहीं है ना, फ्री में दिया, निःशुल्क उसको कुछ दिया है। अब यहाँ पर तो ये बोला गया है कि अगर ऐसे ग्रेटिटियस लोन दिया है, उसकी डिमांड की गई है और वापस गुड्स को रिटर्न, मतलब ग्रेटिटियस कोई उसने प्रॉपर्टी दी और वापस जिसने दिया है वो बेलर जो है वापस मांग लेता है, ठीक है, तो ये मतलब कब हो सकता है? तो ये एट एनी टाइम इवन बिफोर एग्रीड टाइम अनलेस इट कॉजेज लॉस टू द बोरोवर, मतलब है ना किसी भी टाइम पे वो उस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खत्म कर सकता है बेलर, वापस अपना किसी भी समय, भले ही वो जो टाइम दिया था अगर उसने 2 महीने के लिए दिया वो 15 दिन में भी मांग सकता है, लेकिन उसको लॉस नहीं होना चाहिए ना, सामने वाले को इस वजह से लॉस नहीं होना चाहिए। सेक्शन 159 में बोला है कि 159 state that if a loan is gratuitous, the lender can demand its return at any time. However, if the borrower has acted based on the loan in a way that an early return would cause him loss, exceed the benefit, the lender must compensate. तो फिर जिसने gratuitous जो दिया था उसको फिर कंपनसेट करना पड़ेगा उसको, उसका अगर सामने वाले ने क्या किया, मतलब ये सेक्शन ऐसा बोलता है कि अगर जैसे ए ने बी को कोई जहाज दिया अगर कि वो माल ले जाए, लेकिन वो फ्री में दिया, ठीक है, 2 महीने के लिए दे दिया कि 2 महीने तक के लिए, लेकिन वो उसका काम नहीं हुआ, उसके पहले ही उसने वापस मांग लिया। अब अगर वो फ्री में नहीं देता तो वो कहीं से तो खरीदता, मतलब कहीं से तो रेंट पे लेता, तो उस वक्त उस ड्यूरेशन में रेंट मान लीजिए 5,000 थी, लेकिन जब उसने वापस वो उसको ले लिया उससे, तब उसको वापस जो किसी और से लेना पड़ेगा वापस, तो मान लीजिए अब 10,000 का रेंट हो रहा है, तो उस वक्त उसको 5,000 ही देना पड़ रहा था, लेकिन अब 10,000 देना पड़ रहा है, तो उस ट्रांजेक्शन की वजह से उसने वो पहले वाला ट्रांजेक्शन नहीं किया था, तो यहाँ 5,000 का जो लॉस है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा बेलर को। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 160 व्हेन शुड द बेली रिटर्न द गुड्स, उसको कब गुड्स देना होगा? तो जैसे ही उसका काम हो जाता है, एज सुन एज द टाइम एक्सपायर और द पर्पज इज फुलफिल्ड विदाउट डिमांड, बिना डिमांड किए ही उसको वापस लौटाना होगा। तो सेक्शन 160 इसके बारे में बोलता है कि पर्पज खत्म हो गया या टाइम, जितना टाइम पीरियड के लिए दिया था वो खत्म हो गया तो उसको वापस देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है,
व्हाट इज द बेलीज लाइबिलिटी इफ द ही फेल्स टू रिटर्न द गुड्स ऑन टाइम। अब बेली ने क्या जो टाइम था उस टाइम में रिटर्न नहीं किया, फेल हो गया है, तो फिर क्या होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जो बेली रिस्पॉन्सिबल होगा एनी लॉस डिस्ट्रक्शन डिटोरिएशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द टाइम, और उसकी वजह से उसको जो भी लॉसेस वगैरह हुआ वो सब बेली ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय प्लेज। प्लेज क्या होता है। तो प्लेज जब मतलब व्हेन गुड्स आर गिवन एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेप्थ और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। मतलब कोई लोन लिया है और उसके एवज में कोई सिक्योरिटी दी गई या कोई परफॉर्मेंस का प्रॉमिस किया है, तो जब मतलब एक चीज के बदले कुछ चीज सुरक्षा के तौर पर सिक्योरिटी के तौर पे दी जाती है तो वो प्लेज कहा जाता है। सेक्शन 172 में बोला गया है कि अगर कोई प्रॉमिस का पालन मतलब प्रॉमिस का परफॉर्मेंस करने के लिए या लोन के रिपेमेंट के लिए कोई सिक्योरिटी के तौर पे अगर कुछ चीज दी जाती है तो वो प्लेज होता है। नेक्स्ट है व्हाट गुड्स कैन पाउनी रिटेन। मतलब किन गुड्स को जो पाउनी है मतलब जिसको दिया जाता है वो पाउनी कहलाता है ना, तो वो उसको कब तक रिटेन करके रख सकता है, मतलब क्या क्या चीज रिटेन करके रख सकता है। तो प्लेस्ड गुड्स फॉर रीपेमेंट ऑफ डेप्थ, जो गुड्स दिया है मतलब लोन दिया है और उसने सिक्योरिटी के तौर पर कोई गुड्स दिया है तो उसको तब तक के लिए रखा जा सकता है जब तक कि उसका रिपेमेंट नहीं हो जाता डेप्थ का, उसका इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं ऑन द डेप्थ और एनी नेसेसरी एक्सपेंसेस, इन सब का पेमेंट नहीं हो जाता तब तक वो उसको उस वस्तु को गिरवी रखी गई वस्तु जो है प्लेज पे जो रखी गई अपने पास रख सकता है जब तक उसका पूरा पैसा नहीं मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पाउनर फेल्स टू पे द डेप्थ ऑन टाइम व्हाट कैन द पाउनी डू। अगर जो पाउनर है वो पेमेंट नहीं कर पाता डेप्थ का पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो पाउनी क्या कर सकता है। पाउनी क्या कर सकता है द पाउनी कैन स्यू द पाउनर फॉर द डेप्थ और प्रॉमिस एंड रिटेन द प्लेज गुड्स। ठीक है वो ये कर सकता है कि उस पर केस लगा सकता है ना कि और गुड्स को अपने पास गिरवी रखी गई वस्तु को रख सकता है। ठीक है फिर द पाउनी कैन सेल द प्लेज गुड्स, वो जो उसके पास प्लेज गुड्स है उसको बेच सकता है प्रोवाइडेड ही गिव्स रीजनेबल नोटिस, पर उसको नोटिस देना होगा पहले। तो ये दोनों जो रेमेडीज है उसके पास दो दो मतलब वे है कि इन दोनों में से वो कुछ भी कर सकता है। तो सेक्शन 176 इसके लिए बोलती है कि अगर वो पाउनी अगर डेप्थ का पेमेंट करने में असफल रहता है तो वो केस फाइल कर सकता है और दूसरा ये कि वो उसको बेच सकता है। नेक्स्ट है हु इज एन एजेंट एज पर सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो एजेंट कौन होता है। तो एजेंट जो होगा वो अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू एक्ट फॉर अनादर और रिप्रेजेंटेड अनादर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। कौन पर्सन होगा जो मतलब किसी व्यक्ति के बिहाफ पे काम करेगा एक एम्प्लॉय के तौर पे। तो एक व्यक्ति जिसे किसी अन्य के लिए कार्य करने या किसी तीसरे पक्ष के साथ व्यवहार में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने मतलब किसी और पर्सन का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो व्यक्ति एम्प्लॉय में रखा जाता है वो एजेंट कहलाता है। सेक्शन 182 बोलता है कि एन एजेंट इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय अनदर पर्सन, मतलब प्रिंसिपल द्वारा एम्प्लॉयड किया जाता है टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ, उसके बिहाफ पे काम करने के लिए या और रिप्रेजेंट देम इन डीलिंग विद थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी से डील करने में जो प्रिंसिपल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो ऐसा पर्सन एजेंट होता है। हु कैन एम्प्लॉय एन एजेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183। तो कौन अपॉइंट कर सकता है। एनी पर्सन हु इज द एज ऑफ द मेजोरिटी एंड द साउंड माइंड। मतलब एजेंट को कौन अपॉइंट कर सकता है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि क्या हो मेजर हो और साउंड माइंड का हो तो वो अपॉइंट कर सकता है। सेक्शन 183 के अकॉर्डिंग ये बोला गया है। नेक्स्ट है हु कैन बिकम एन एजेंट अंडर सेक्शन 184। एजेंट कौन बन सकता है। तो एजेंट जो बनेगा वो होगा ओनली अ पर्सन ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, जिसने मेजोरिटी मतलब ले ली और साउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। ठीक है तो इसमें सेक्शन 184 बोलता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 व्हाइल एनीवन कैन बिकम एन एजेंट इन डीलिंग विथ थर्ड पार्टीज ओनली अ पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी एंड साउंड माइंड कैन बी रिस्पॉन्सिबल
मतलब बन तो कोई भी सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल वही होगा जो मेजर और साउंड माइंड का होगा, वो पर्सन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इज कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी एज पर सेक्शन 185। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सेक्शन 185 में दिया है कि जो बिना कंसिडरेशन के, मतलब एजेंसी को क्रिएट करने में कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है, तो नो कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। सेक्शन 185 इस मेंशन करता है कि एजेंसी जो है बिना कंसिडरेशन के किया जा सकता है। नेक्स्ट है हाउ कैन एन एजेंट्स अथॉरिटी बी गिवन अंडर सेक्शन 186। तो एजेंट को अथॉरिटी कैसे दी जा सकती है, तो उसको आइदर एक्सप्रेस दी जा सकती है और इम्प्लाइड दी जा सकती है, दोनों में से किसी भी वे में दी जा सकती है। सेक्शन 186 बोलता है एन एजेंट्स अथॉरिटी में बी इधर एक्सप्रेस्ड, है ना, या तो वर्ड के द्वारा बोला जाए या इम्प्लाइड बाय कंडक्ट, इनमें से किसी भी द्वारा उसको दी जा सकती है। नेक्स्ट, व्हाट अथॉरिटी डज एन एजेंट हैव एन इमरजेंसी अंडर सेक्शन 180। मतलब अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन है तो एजेंट के पास क्या अथॉरिटी रहती है, तो एजेंट क्या कर सकता है, एन एजेंट कैन टेक नेसेसरी एक्शन टू प्रिवेंट लॉस टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को लॉस हो, है ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी उसको आवश्यक कार्य करने हो वो कर सकता है। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 190 व्हेन कैन एन एजेंट लॉफुली डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू अ सब एजेंट। तो सेक्शन 190 में ये दिया गया है कि एजेंट अपनी जो उसको काम दिया है वो उसको डेलीगेट कर सकता है सब एजेंट को। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि उसको वो कब एजेंट सब एजेंट को ये दे सकता है, तो ओनली इफ इट इज परमिटेड बाय द कस्टम ऑफ ट्रेड। तो जनरली ऐसे वो ट्रेड में कस्टम है कि सब एजेंट अपॉइंट किए जाते हैं, और द नेचर ऑफ द एजेंसी, या फिर मतलब वो एजेंसी का नेचर इस टाइप का हो, तब वहाँ पे सब एजेंट को अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है। Section 190 states that an agent cannot delegate his authority unless the customs of trade allows it or the nature of the agency require. This ensures that the agent personally fulfill his obligation unless delegation is necessary. Next, according to section 191, who is a sub agent? Sub agent कौन हो सकता है, तो person employed by the original agent to assist in the agency work। तो जो ओरिजिनल एजेंट है जिसने उसको करा है ना, जो नियुक्त व्यक्ति है, जो किस लिए कि जो ओरिजिनल एजेंट है उसको एजेंसी के काम में असिस्ट करने के लिए जिसने अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ पर्सन परफॉर्म्स एन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर विदाउट अथॉरिटी व्हाट कैन द अदर पर्सन डू अंडर सेक्शन 196। मतलब किसी पर्सन ने क्या किया है कि बिना अथॉरिटी के कोई काम किया है, तो मतलब यहाँ पे जो अदर पर्सन है वो क्या कर सकता है, तो यहाँ पर जो होगा वो या तो उसको रेक्टिफाई कर सकता है, मतलब उसको एक्सेप्ट कर ले, या फिर उसको डिसोन कर सकता है, मतलब अस्वीकार कर सकता है। तो जो प्रिंसिपल है जिसके बिहाफ पे वो काम दिखा रहा है ना एजेंट के रूप में, तो या तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले या तो फिर उसको रिजेक्ट कर ले। सेक्शन 196 बोलता है स्टेट दैट व्हेन एन एक्ट इज डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर विदाउट ऑथराइजेशन द लेटर कैन आइदर रेक्टिफाई, मतलब अप्रूव कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। इफ रेक्टिफाइड इट इज ट्रीटेड एज इफ इट वाज ऑथराइज्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो फिर ऐसा ट्रीट किया जाएगा अगर उसको रेक्टिफाई कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया कि वो शुरू से ही ऐसे अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है हाउ कैन रेक्टिफिकेशन बी मेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197। तो रेक्टिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, तो या तो थ्रू एन एक्सप्रेस स्टेटमेंट और इम्प्लाइड कंडक्ट के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच सिचुएशन कैन द प्रिंसिपल नॉट रिवोक द अथॉरिटी ऑफ हिज एजेंट, है ना, तो किस कंडीशन में जो प्रिंसिपल है वो एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकता, मतलब खत्म नहीं कर सकता है। तो वो जो रिवोक मतलब अगर एजेंट ने कोई पार्टली काम कर लिया है ना, तो यहाँ पे फिर वो, तो व्हेन द एजेंट वो हैज ऑलरेडी पार्शियली एक्सरसाइज इज अथॉरिटी, उसने उस अथॉरिटी का आधा मतलब पार्शियली यूज कर लिया है, तो वो रिवोक नहीं किया जा सकता। जो रिवोकेशन ऑफ जो मतलब टर्मिनेशन ऑफ जो एजेंसी दी गई है, ये ध्यान रखिएगा सेक्शन 201 में दिया गया है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी,
मतलब कैसे अथॉरिटी का रिवोकेशन किया जा सकता है। तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है, कभी भी उसकी अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है, ठीक है। और तो यहाँ पे जो रिवोकेशन होगा, मतलब जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन सेक्शन 201 में जो दिया है, तो या तो रिवोकिंग कर लिया जाएगा, है ना। तो प्रिंसिपल या तो खत्म कर सकते, प्रिंसिपल ने क्या किया, उसको रिवोक कर दिया है, ठीक है। या तो फिर जो एजेंट है उसने ही उसको रिनाउंस कर दिया, उसने ही उसको छोड़ दिया है। फिर मतलब अगर बिजनेस जो एजेंसी का काम था वो कंप्लीट हो जाता है, प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से कोई भी मर जाता है या अनसाउंड माइंड का हो जाता है, या फिर प्रिंसिपल जो है वो मतलब इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इन सब केस में क्या होगा कि एजेंसी जो है टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये याद रखना, सेक्शन 201 में टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के बारे में दिया गया है। और अगर 204 क्या बोलता है कि अगर हम एजेंट ने उसकी जो उसको जो अथॉरिटी दी है उसको पार्टली एक्सरसाइज कर लिया, तो अब यहाँ पे अगर जो प्रिंसिपल है उसको रिवोक करना चाहता है तो वो रिवोक नहीं कर सकता है, वो मतलब अपना टर्मिनेशन करने के लिए, एजेंसी को टर्मिनेशन करने के लिए रिवोकेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। अंडर विच कंडीशन इज एन एजेंट नॉट इंटाइटल टू रेमुनरेशन। तो अगर रेमुनरेशन के लिए इंटाइटल नहीं होगा एजेंट, तो जब अगर उसने कोई मिसकंडक्ट किया, व्हेन ही हैज मिसकंडक्टेड द बिजनेस। तो सेक्शन 220 इसमें बोलता है कि अगर उसने कोई मिसकंडक्ट किया है, एजेंट ने अगर कोई गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, तो वो वो इंटाइटल नहीं होगा रेमुनरेशन के लिए।